नहीं रखना है कि अगर माइनस एम ग्रुप होगा तब क्या होगा, प्लस एम ग्रुप होगा तो क्या होगा। फैक्ट याद रखने का तरीका ही है लॉजिक। अगर ये लॉजिक सोच करके आए हैं तो पॉइंट आज अपने आप समझ में आ जाएगा। याद रखना पड़ेगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। अगर लास्ट क्लास का थोड़ा बहुत चीज याद हो तो ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट में जब हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराए थे तो सोडियम मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करके आराम से इसमें ऐड हुआ था और यहाँ से एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ था और साथ ही साथ एक रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था। तो अपने इस बेंजीन रिंग में भी सेम चीज होता है। अगर ये 3 पाई बॉन्ड है तो अगर मान लिया कोई भी ग्रुप, उससे अपने वो मतलब नहीं, चलो ग्रुप नहीं है, सोडियम वाला पार्ट एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वही एक इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट इस बेंजीन में कहीं भी ऐड हो सकता है। जैसे ग्रुप अगर है तब तो अलग चीज है, बट अगर ग्रुप नहीं होता तभी तो रिडक्शन कराते ही है। ग्रुप अगर नहीं होता तो ऐसा रिडक्शन होकर प्रोडक्ट बनता है। तो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट कहीं भी ऐड हुआ और लास्ट क्लास में शायद मैकेनिज्म बताए थे, पता नहीं क्या, नहीं बताए थे। एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ किसी पाई बॉन्ड पे तो यहाँ का दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के, अच्छा बताए थे तब, तो फिर ऐसे ही बन जाना चाहिए। बट बहुत नालायक लोग हैं तुम लोग, फालतू का तुम लोग का बड़ाई कर दिया था लास्ट क्लास में कि अच्छा अच्छा सवाल पूछ रहे सब। लास्ट क्लास में ये स्टेप बताए थे कि एक पे नेगेटिव चार्ज जाएगा और एक पे इलेक्ट्रॉन जाता है, और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है तो रिपल्शन होगा ही होगा। तो अगर रिपल्शन होगा तो ये दोनों मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। अब नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस में लेके जाओ या फिर इलेक्ट्रॉन सॉरी रेडिकल को रेजोनेंस में लेके जाओ, कुछ भी लेकर के जाओ रेजोनेंस में, लास्टली बनना ये चीज है। तो यहाँ से लॉजिक आराम से लगाया जा सकता था। जैसे अगर मान लो यहाँ कोई ग्रुप है और ग्रुप वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ ज्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ माइनस एम है तो ये हम लोग बहुत बचपन में सीख चुके हैं जीओसी में कि नेगेटिव चार्ज तभी माइनस एम प्लस एम उस पर ऑपरेट करता है जब जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस पर ग्रुप एग्जिस्ट करता हो। तो जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसी पे ग्रुप अटैच्ड है, मतलब इस नेगेटिव चार्ज पे हम लोग का इस ग्रुप का माइनस एम इफेक्ट या बाकी सारे इफेक्ट ऑपरेट करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कराता है। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गया तो इसी पे H का एडिशन होगा, फिर यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा और उसके बाद फिर हम लोग का नीचे वाले पार्ट पे हाइड्रोजन का एडिशन होना है। अगर इसी में हम लोग ग्रुप वाले पार्ट में इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जगह पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना दे, यहाँ वाले पार्ट पे जो भी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला पार्ट तो रिपल्शन देगा नेगेटिव चार्ज को, इसको अनस्टेबल बनाएगा। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं रहना चाहेगा। तो इस केस में जो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ नहीं रहना चाहेगा तो कहाँ रह सकता है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी में रह सकता है। यहाँ वाले पार्ट में अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे रहने में दिक्कत नहीं, इनफैक्ट इसी पोजीशन पर रहना प्रेफर करेगा, क्योंकि अगर यहाँ का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस हो जाता भी है तो भी नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट आराम से आगे मूव कर जाएगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी है पोजीशन का, आइदर ग्रुप वाले पे सोचते वक्त, प्रोडक्ट सोचते वक्त हमेशा दो ही पॉसिबिलिटी सोचना, नेगेटिव चार्ज आइदर ग्रुप वाले एटम पे आ जाए या फिर ग्रुप के जस्ट बगल वाले एटम पे आ जाए। तो हम लोग प्रोडक्ट कैसे याद रख सकते हैं, स्टेबिलिटी याद रखना है, नेगेटिव चार्ज का मैकेनिज्म का बेसिक मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनता है। दो पॉसिबिलिटी है हम लोगों का, नेगेटिव चार्ज बना और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आइदर हम लोग का जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है इस पे ग्रुप हो जाए या फिर उसके जस्ट बगल वाले पार्ट पे ग्रुप हो जाए, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर ग्रुप वाला पार्ट माइनस एम माइनस आई या फिर नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन है, मतलब ग्रुप वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो इस तरह के केस में नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, और अगर स्टेबल है तो इसी पोजीशन में रहना चाहेगा, मतलब प्रोडक्ट में आराम से हम लोगों का ये स्ट्रक्चर बनने वाला है। और अगर यहीं पे ग्रुप वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता तो नेगेटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज कराएगा। तो इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है वहाँ पे हम लोग का नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट उसके जस्ट बगल वाले एटम पे बनेगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो इस टाइप का आराम से बना सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज को, मैकेनिज्म में जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है उस नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी ग्रुप वाले एटम से अटैच रहा तो अच्छा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के सेंस में, तो हम लोग ये प्रोडक्ट बनाएंगे। तो दूसरा प्रोडक्ट वहीं से रिलेट किया जा सकता है।
याद रखना पड़ेगा इस चीज को। ये बिर्च रिडक्शन एनसीईआरटी में दे रखा है। सवाल नॉर्मली नहीं पूछता बोर्ड की एग्जाम में, लेकिन दे रखा है एनसीईआरटी में, पूछा जा सकता है, तो बहुत मुश्किल चीज नहीं है। याद रखना पड़ेगा ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा या विड्रॉइंग रहा तो क्या सवाल पूछा जा सकता है इसमें। और कोई डाउट अगर है किसी को लास्ट क्लास में, या फिर कुछ होमवर्क दिए थे तो पूछो, और अगर डाउट नहीं है तो हम एक बार देख लेते हैं लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाए थे। आपको जहां तक ध्यान है कि एडिशन ऑफ हम लोग सब कुछ बता ही दिए थे और बोले थे केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नोट करो। फाइंड द प्रोडक्ट और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं तो उसमें जहां जहां स्टीरियोकेमिस्ट्री वहां स्टीरियोकेमिस्ट्री मेजर इन जनरल सॉल्व करना है। और अगर अलग से मेंशन कर दिया ऑल प्रोडक्ट और दूसरा ऑल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो फिर सारे के सारे आइसोमर्स बनाने होंगे। लेकिन अगर केवल कुछ नहीं मेंशन किया तो केवल मेजर माइनर मेंशन करते हुए चलना है। यहाँ पे लिख देते हैं हम मेजर मनली। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ध्यान रखना, अगर कभी भी सॉलिड डैश प्रोजेक्शन दे रखा है तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सवाल बाय डिफॉल्ट रहेगा, उसमें हम कुछ अलग से मेंशन नहीं करने वाले। जैसे मान लो अगर ये सवाल दे रखा, अभी केवल क्वेश्चन देखते जाओ और उसको नोट करते जाना आराम से। मान लो ये सवाल दे रखा और इसका रिएक्शन HCl के साथ कराया है, तो सबसे पहला चीज क्या ध्यान रखना है प्रोडक्ट बनाते वक्त, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखो। तो अभी ध्यान दो, नोट मत करो अभी कुछ भी। सबसे पहला चीज, अगर हम लोग ये प्रोडक्ट बनाना है तो एक तो अल्कीन दे रखा। जैसे अब हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं, हम लोग का ग्रिग्नार्ड एजेंट खत्म हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन बहुत सारा चीज कवर हो चुका है, अल्काइल हैलाइड अल्कोहल का रिएक्शन कवर हो चुका। तो अब हम लोग के लिए अब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है कि कोई भी कंपाउंड को या कोई भी रिएक्शन को देख के क्या सोचना है आराम से। अगर इस हिसाब से बात करें तो एक चीज तो यहाँ दिख रहा है कि अल्कीन है। अगर अल्कीन है तो अल्कीन में पाई बॉन्ड को हटाना ही होता है, मतलब आराम से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो कभी भी क्वेश्चन को रिएक्टेंट वाइज याद मत रखना, हमेशा मैकेनिज्म वाइज ध्यान ध्यान रखने की कोशिश करना। जैसे अल्कीन लिखा तो अल्कीन में क्या मैकेनिज्म होगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, मतलब इस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो सकता है, पहला पॉसिबिलिटी। एंड जो डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड कहीं भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो अगर रेजोनेंस में नहीं जा रहा मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। दूसरा हम लोग का HCl है, उस HCl कंपाउंड में ये चीज देख करके जज करना होगा कि क्या क्या स्पीसीज है। तो एक H+ है और एक Cl- है, मतलब एक इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आराम से H+ का एडिशन करा के प्रोडक्ट बनाएंगे। ये तो हम लोग का सबसे पहला जजमेंट होगा। दूसरा, सबसे पहले जो डबल बॉन्ड है उस रिएक्टेंट में ही अपने जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें सीधा पॉजिटिव चार्ज बना के चेक कर लेना, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया, केवल मेजर माइनर की बात किया है। तो सीधा इसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज को बना के चेक कर लेना कि दोनों में ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव चार्ज कौन सा है। तो दिख रहा है कि एक कार्बन पे ज्यादा हाइपर कंजर्वेशन निकल के आएगा, जबकि दूसरे वाले कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रहा, तो इस केस में थोड़ा कम हाइपर कंजर्वेशन निकल के आएगा। तो हम लोग के पास जो दो पॉसिबिलिटी है, मान लो कि एक ब्लू वाला कार्बोकेटायन है, एक व्हाइट वाला, तो इस केस में ब्लू वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल होगा। जो ज्यादा स्टेबल होगा वहीं से मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, पहली पॉसिबिलिटी। तो जो दो कार्बोकेटायन बना उसमें से ये देखना है तुमको पहले कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, मेजर वहीं से आएगा, पहला चीज। दूसरा, एक बार कार्बोकेटायन कंसीडर कर लिया तो उसके बाद रीअरेंजमेंट चेक करना है। इस ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में 4 डिग्री कार्बन है, मतलब रीअरेंजमेंट होगा। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो हम कार्बोकेटायन हमेशा अलग से बना के काम करेंगे, इस एक चीज का ध्यान रखना है। कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, तो रिंग तो है नहीं, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा नहीं। 4 डिग्री कार्बन है, हाइड्रोजन इस पे होता नहीं है, मतलब मिथाइल शिफ्ट होगा। तो आराम से हम लोग मिथाइल शिफ्ट कंसिडर करके चलेंगे। मिथाइल इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जस्ट बगल वाले कार्बन पे जाएगा, तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वहाँ एक मिथाइल पहले से एक और मिथाइल आएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डाल दिया आराम से। अब फर्दर कोई रीअरेंजमेंट, तो फर्दर कोई रीअरेंजमेंट नहीं दिख रहा। इसका मतलब अब आराम से यहाँ पे Cl- ऐड करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जब Cl- को ऐड करेंगे मतलब प्रोडक्ट वाले पार्ट में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं के ऊपर हम लोग क्लोरीन एडिशन करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक चीज सबसे बड़ा चीज ये कि जैसे जो हम लोग का रूल था कि लास्ट क्लास में जो मेंशन किए थे मार्कोव-निकोव रूल, positive part is added to that carbon which has more number of hydrogen attached to it, yeah, the negative part of an addendum is added to that part which has lesser number of hydrogen added to it. तो डबल बॉन्ड वाला पार्ट तो केवल इतने दूर में है, और उस रूल के हिसाब से अगर इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा या फिर दूसरे कार्बन के ऊपर,
लेकिन अगर रीअरेंजमेंट है तो न्यूक्लियोफाइल तो कहीं और चला गया। तो इस केस में रूल को याद रखना ही नहीं है, रूल को बस थियोरेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, मतलब थियोरेटिकल एक कंसेप्ट के जैसा याद रखना है, उसको एप्लीकेशन में बिल्कुल याद रख करके नहीं चलना है। काम क्या करेंगे, पहले स्टेबिलिटी के हिसाब से कार्बोकैटायन बनाएंगे, फिर उसी कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट को चेक करके देखेंगे मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, और वहां से अपना मेजर प्रोडक्ट आराम से बनाया जा सकता है। ये हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन आराम से कंसिडर किया जा सकता है। नोट करो फर्स्ट क्वेश्चन को। किसी भी क्वेश्चन के किसी भी स्टेप में कोई डाउट होगा तो पूछते जाना, क्योंकि हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल ऐसे सिंपल 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 क्वेश्चन टाइप का डिस्कशन नहीं होने वाला है। और हो सके तो सीधा प्रोडक्ट को देखे छापने की कोशिश मत करना। तुम लोग उस स्टेज में आ चुका है कि अब तक खुद से भी कुछ कुछ चीजें अपने से ड्रॉ कर सकते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सब कुछ कॉपी पेस्ट मत करने की कोशिश करो, खुद से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, ज्यादा सीख पाएंगे उसके बाद। तो जितना बेसिक सीखना था, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन वहां जाता है, वो सब सीख चुके हैं। अब इसके बाद कुछ नया नहीं सीखने का है तुम लोगों को। चलो ध्यान दो सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले क्वेश्चन में H3O प्लस दे रखा है, तो एक तो अल्कीन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, ये तो खैर अभी टॉपिक चल रहा है तो ऐसे भी बोल सकते हैं। दूसरा H3O प्लस अगर दिया तो H3O प्लस का मतलब हमेशा H2 और H प्लस वाला पार्ट रहता है, मतलब H3O प्लस कभी भी दिया मतलब वाटर वहां पे है। अगर वाटर है तो वाटर का डिसोसिएशन हमेशा H प्लस और OH माइनस में होगा, तो इस केस में ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वाला पार्ट है। तो H प्लस अपना इलेक्ट्रोफाइल है, अल्कीन पे ऐड होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल में OH माइनस ऐड करके आराम से अल्कोहल बनाएंगे हम लोग। क्या काम करना है, तो सबसे पहला चीज, और इस बार हम यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स, स्टीरियो आइसोमर नहीं, केवल ऑल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज मेजर माइनर लास्ट में मेंशन करेंगे। अगर ऑल प्रोडक्ट कंसिडर करें तो सबसे पहले स्टेप में तो हम लोगों को सारे कार्बोकैटायन बनाने पड़ेंगे, और ऐसा सवाल आ सकता है इसलिए सारे कार्बोकैटायन। तो सबसे पहले सवाल में ऑल प्रोडक्ट देखते ही कार्बोकैटायन तो सब बनाना है। तो पहले जिन दोनों कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उन दोनों के ऊपर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना है अपने को। तो अपने पास दो कार्बोकैटायन तो ये हो गया। अगर हम लोगों का, एक मिनट, एक कार्बोकैटायन तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। अगर हम लोग का हाइड्रोजन नीचे वाले कार्बन पे ऐड होगा, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तो ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर ऊपर वाले पे हाइड्रोजन ऐड हुआ तो नीचे वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दो कार्बोकैटायन तो यहाँ से बन के आ गया, पहला चीज। उसके बाद ये देखना है अपने को कि इस कार्बोकैटायन वाले पार्ट में रीअरेंजमेंट का कोई पॉसिबिलिटी है क्या। अगर रीअरेंजमेंट का पॉसिबिलिटी है तो फिर हम लोग रीअरेंजमेंट भी आराम से कंसिडर करते हुए काम करेंगे। कैसे रीअरेंजमेंट कराएंगे, तो एक चीज सोच के देखो, ये फर्स्ट वाले पार्ट में अगर रीअरेंजमेंट कराते हैं तो ये फर्स्ट वाला पार्ट तो नीचे ही जाएगा, और वो तो हम लोग ऑलरेडी मिला हुआ है। तो इस केस में रीअरेंजमेंट कराने का ज्यादा कोई फायदा नहीं है, मतलब ये रीअरेंजमेंट कराएंगे तो कुछ नया नहीं मिल रहा है, छोड़ देते हैं वहीं पे। दूसरा जो कार्बन है ये भी 3 डिग्री है, और 3 डिग्री वाले पार्ट के बगल में भी 3 डिग्री है, लेकिन फिर भी रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि अगर हम लोग का पॉजिटिव चार्ज जस्ट अपने बगल वाले कार्बन के ऊपर मूव कर जाता है तो इस केस में हम लोग को ज्यादा हाइपर कंजुएशन मिलेगा, 3 3 6 और एक 7 हाइपर कंजुएशन। और अभी जहाँ पे है वहाँ 2 2 4 और एक 5 हाइपर कंजुएशन है। तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे जस्ट बगल वाले पे आराम से शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, तो उससे बगल वाले पे शिफ्ट कर गए। बट जैसे ही बगल वाले पे शिफ्ट किए तो हम लोग का 5 मेंबर रिंग के जस्ट
बगल वाले पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तो रिंग एक्सपेंशन वाले पार्ट में ये कुछ हम लोगों को कार्बोकेटायन मिलेगा। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कैसा हुआ हम ये चीज मेंशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। बोला भी था कि ये सारे के सारे रीअरेंजमेंट्स वाले पार्ट बार बार यूज होंगे, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट अच्छे से सीख लो। तो इस केस में एक तो हम लोग को ये कार्बोकेटायन मिल गया सबसे पहला चीज, फिर भी एक और रीअरेंजमेंट होगा और फाइनली हम लोगों के पास एक ये कार्बोकेटायन निकल के आने वाला है। तो टोटल मिलाकर के हम लोगों को ये 5 कार्बोकेटायन मिल सकता है जो हमको मालूम पड़ रहा है। अब अगर 5 कार्बोकेटायन मिल सकता है तो जहां जहां से कार्बोकेटायन मिलेगा वहां वहां से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम लोग का न्यूक्लियोफाइल क्या था, OH माइनस, तो पहले स्टेप में OH माइनस यहाँ पे ऐड होगा, आराम से ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ वाले पार्ट पे OH ग्रुप। दूसरे वाले केस में जब कार्बोकेटायन का एडिशन होगा तो ये दूसरा प्रोडक्ट हम लोग का OH ग्रुप बन के आना चाहिए। थर्ड वाले कार्बन पे या कार्बोकेटायन पे OH का एडिशन होगा, H2O का एडिशन होगा, H प्लस हटेगा बट लास्टली OH ही बचेगा। ये हम लोग का कार्बोकेटायन बनेगा, सॉरी ये प्रोडक्ट बनेगा। 6 मेंबर रिंग वाले पार्ट में जब जाएंगे तो उस केस में यहीं पे OH का एडिशन होगा और उसके बाद 6 मेंबर रिंग में जो फर्दर रीअरेंजमेंट हुआ था इसमें जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वहां वाले के ऊपर हम लोग OH का एडिशन करा के 5 प्रोडक्ट बना सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट कौन सा आएगा, तो हमेशा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन से रीअरेंजमेंट के बाद जो सबसे फाइनल कार्बोकेटायन आया वही मेजर प्रोडक्ट देगा। तो पहले तो दोनों में से हम लोग का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल कौन सा था, तो सेकंड वाला पार्ट, और फर्स्ट रीअरेंज होकर इसी में कन्वर्ट होना भी है, तो इसी वजह से फर्स्ट का अमाउंट और भी घट जाता है। तो पहले ये बनेगा, फिर उसमें रीअरेंजमेंट हो करके आराम से हम लोग मेजर वाले पार्ट की बात करेंगे। ये प्रोडक्ट अपना मेजर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। नोट कर लीजिए इसको। जब भी कभी ऑल प्रोडक्ट बोलेगा तो हर एक कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का स्टेप मालूम होना चाहिए डायरेक्टली, इसलिए कभी भी कार्बोकेटायन का फाइनल सीधा प्रोडक्ट मत याद करके बैठ जाना, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करने आना चाहिए। किसी को कोई डाउट होगा पूछते जाना। थर्ड वाले केस पे ध्यान दो। थर्ड वाले केस में जब क्वेश्चन कंसिडर करेंगे तो एक तो ये पार्ट HBr का एडिशन कराना है तो यहाँ से H प्लस मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, अल्कीन दिख रहा है आराम से एडिशन हो सकता है। जब हम लोगों का H प्लस का एडिशन होगा तो 2 कार्बोकेटायन का पॉसिबिलिटी है और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ऑब्वियसली बात है 3 डिग्री कार्बन पे बनेगा। तो हम लोगों का जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो इस टाइप का कंसिडर कर सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हम लोग का कुछ स्ट्रक्चर बन के आना चाहिए और यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, और इसके बाद हम लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है वो Br माइनस आराम से इसमें ऐड हो जाना चाहिए। लेकिन तुम लोगों को ये चीज हम तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं और ये चीज बार बार अब आएगा
हम लोगों के कंपाउंड के अंदर OH ग्रुप है जो कि खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, और Br माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। अगर Br माइनस वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है तो इस केस में इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा, और अगर OH माइनस वाला पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो इस केस में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों रिएक्शंस हो सकते हैं तो हम लोग प्रेफरेबली इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराते हैं, ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं आराम से। तो इस केस में अगर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराएंगे तो ये OH वाला पार्ट आराम से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा तो ये पहला एटम, दूसरा एटम कार्बन का, तीसरा, चौथा, पांचवा, और क्योंकि ऑक्सीजन लोन पेयर कोऑर्डिनेट किया है तो ऑक्सीजन को मिला करके एक एटम रिंग का फॉर्मेशन होना है। तो ऑक्सीजन को इंक्लूड करके 6 मेंबर रिंग बन रहा है, मतलब आराम से ऑक्सीजन को इंक्लूड करके 6 मेंबर रिंग पहले बना दो। उसके बाद ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच हुआ है उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन जिस कार्बन से अटैच्ड है, 2 जगह से कार्बन से अटैच्ड है, किसी भी साइड में 2 मिथाइल ग्रुप बना दो, और ऑक्सीजन के ऊपर H भी आएगा। बट क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो आराम से यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को हटा के, H को हटा के ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर दोनों रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो हम लोग प्रेफरेबली इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कंसिडर करेंगे, तब जाके इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कंसिडर करेंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस तरह का सवाल बहुत ही सिंपल सवाल की कैटेगरी में डाला जा सकता है। मेंस के लिए भारी चीज था, मेंस में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन पिछले 2 साल से एनटीए का पेपर में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन आराम से भर दिया जा रहा है। तो अब मेंस हो एडवांस हो सब में एक ही लेवल का सवाल पूछेगा। अगर कोई डाउट है तो पूछते जाना। किसी को कोई डाउट नहीं आता है जी? बढ़िया है, नहीं आता तो तुम लोग एक सवाल दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन खुद से ट्राई करके देखते जाओ, और हम तुरंत अभी स्क्रीन पे ला रहे हैं सवाल को वापस से। हमको एक क्वेश्चन चाहिए केवल इधर से। हाँ, अल्कीन का रिएक्शन, बढ़िया। कोई बढ़िया सवाल दिख ही नहीं रहा है यार इसमें, हल्का हल्का सवाल बस है। पता नहीं लोग काहे इसको भारी बोलते हैं बुक को। एक मिनट, तुम लोग नोट करो इस चीज को। एक काम करो, एक क्वेश्चन ट्राई करो। अभी एक क्वेश्चन दे रहा है तुम लोगों को, उसको ट्राई करके देखो, और हम एक क्वेश्चन अभी सर्च कर लेते हैं अपने असाइनमेंट्स में। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो खुद से, ये भारी सवाल है, अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करके देखना। सवाल में सबसे पहला सवाल तो ये कि 2 जगह पाई बॉन्ड दिया है, बट रिएक्शन में एक ही मोल दे रखा है C2H5OH वाले पार्ट का। तो न्यूक्लियोफाइल तो खुद से सोच के देखो, C2H5OH से क्या न्यूक्लियोफाइल निकल के आएगा।
और दूसरा अगर एक ही मोल दिया है तो पहले कौन से कार्बन पे रिएक्शन होगा। ढंग से सवाल सोच के देखना, काफी डिफिकल्ट सवाल है, इतना आसान सवाल नहीं है। ट्राई करके देखो सवाल, तब तक हम एक और क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं। कंपनी क्या है? अगर क्वेश्चन बन गया होगा तो तुम्हारे स्क्रीन पर हम एक और क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, तुम्हारा ही असाइनमेंट है बेसिकली। ये असाइनमेंट तुम लोग को देंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग खत्म हो जाएगा तो रिवीजन के लिए असाइनमेंट देंगे।
यार जो हम सोच रहे हैं वो तो नहीं मिल रहा बहुत ज्यादा कुछ। हाँ ठीक है, ये अच्छा सवाल है। 5.18 क्वेश्चन ट्राई करके देखो। क्वेश्चन नंबर 5.18 जो दे रखा है इसको ट्राई करके देखो। एक मिनट रुक जाओ, उसको हम उसमें डाल देते हैं। ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 5.18। बहुत अच्छा सवाल है, ढंग से दिमाग लगा के देखना। चलो एक यही क्वेश्चन ट्राई करो और एक क्वेश्चन और हम अभी क्लास में ही कराएंगे। ट्राई करके देखो 5.18, और 4 नंबर का भी डिस्कशन उसके बाद ही आराम से कर लेंगे। जिसका जो भी आंसर आएगा, पहले तो तुमको आंसर ही नहीं तुम्हारा आने वाला है इस सवाल में, बट जिसका जो भी आंसर आएगा तो प्रॉपर लॉजिक के साथ डिस्कशन कर सकता है। पहले आंसर अपना खुद से बताओ क्या आंसर आएगा, उसके बाद हम आंसर बताएंगे क्या होना चाहिए। हम भी अपने पेज में सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमको भी मालूम पड़ जाए आंसर क्या है।
थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना सवाल में। थोड़ा सा करेक्शन ये है, ऑप्शन बी और सी में दोनों में सेम ऑप्शन दे रखा है अगर ढंग से देखो तो। इसलिए सेम ऑप्शन दे रखा है क्योंकि एक जगह डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना सवाल में, एक जगह डबल बॉन्ड नहीं होगा, एक जगह डबल बॉन्ड है। मतलब अगर बी ऑप्शन और सी ऑप्शन देखो तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे 6 मेंबर में पाई बॉन्ड, दूसरे 6 मेंबर में पैरेलल में पाई बॉन्ड, और 2 मिथाइल ग्रुप और यहाँ एक मिथाइल ग्रुप। दोनों में डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पे एक जगह पे मिथाइल ग्रुप नहीं होना है। अपने 4 ऑप्शंस में से वहां पे एक जगह पे इस चीज को बस चेंज कर लेना। एक मिनट, बी क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं। हाँ भाई, आया किसी का आंसर कुछ? बी और सी में से कोई एक ऑप्शन? सर सी। सी ऑप्शन, अच्छा ओके। कैसे सी ऑप्शन? सर पहले वो एल्कीन को पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे 2 बनाए। हाँ एक मिनट, हम लिखते जा रहे हैं, एक सेकंड। अल्कीन वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज बनाए, मेजर प्रोडक्ट बना रहे, तो इसलिए हम केवल मेजर वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाए, ठीक है। और सर फिर वो इंट्रामोलिक्यूलर होगा वो OH के साथ। ठीक है, तो अगर इंट्रामोलिकुलर OH के साथ होगा तो 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ऐसा कुछ बनना चाहिए प्रोडक्ट। और ऑक्सीजन से एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, मतलब ऑक्सीजन वाला पार्ट जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पे, उसके ऊपर एक ग्रुप अटैच्ड है जिसमें 3 ग्रुप होना चाहिए, ऐसा कुछ आ रहा है। ये तो नहीं है, ये तो आंसर नहीं है। इसीलिए रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में अल्कीन, अल्काइन, अल्केन ऐसे टॉपिक वाइज बोलना बहुत एब्सर्ड है, बहुत एब्सर्ड चीज है। और एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स मैटर करते हैं, लोग उसको बहुत केयरलेसली लेते हैं। एक एक छोटा से छोटा पॉइंट मैटर करता है। और किसी का कुछ आंसर आया हो? ये तरीका तो गलत है, आंसर सी वाला ऑप्शन अगर आ भी रहा है तो ये तरीका गलत है। सर बी और सी ही आंसर होगा। हमको क्या मालूम, कुछ और भी हो सकता है। तुम अपने हिसाब से बताओ और उसके हिसाब से लॉजिक दो। सर डी ऑप्शन आंसर कैसे? इवन रिएक्शन होगा वहां पे। वहां पे इवन रिएक्शन होगा। एक मिनट रुक जाओ, कुछ जगह बनाने दो यहाँ पे ताकि तुम्हारे पीडीएफ में सारा आंसर जाए। हाँ, इवन रिएक्शन होगा वहां पे। तो एक डबल बॉन्ड ऐसा दे रखा और उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों का मिथाइल ग्रुप ऐसा दे रखा है ना। तो अगर इवन रिएक्शन होगा तो ये ग्रुप हटेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम उसको बना लेते हैं पहले। 1 2 3, 1 2 3 तीसरे पे OH ग्रुप है और उसके अलावा यहाँ पे मिथाइल है। इवन रिएक्शन होगा मतलब यहाँ से H प्लस एडिशन होने के बाद OH2 प्लस हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन वाले पार्ट में मिथाइल शिफ्ट होगा। तो जब मिथाइल शिफ्ट होगा तो अपने स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ निकल के आएगा, 1 2 3, और यहाँ वाले पार्ट में 1 4 5, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम लोग अल्कीन बनाते हैं, ऐसा ही कुछ बनेगा ना रीअरेंजमेंट के बाद। तो यहाँ पे अगर हम लोग एलिमिनेशन कराते हैं फर्दर तो कोई रीअरेंजमेंट होने का चांस नहीं दिख रहा हमको। अगर दिख रहा है तो बता दो। 3 3 6 और 1 7, यहाँ अगर जाएगा तो 3 2 5 और 1 6 नहीं, ठीक है। तो अगर फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता तो यहाँ एलिमिनेशन होने पे आइदर हम लोग का बाहर वाले साइड का हाइड्रोजन हटेगा, मतलब यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, या फिर अंदर का हाइड्रोजन हटेगा। ऑब्वियस सी बात है अंदर का हाइड्रोजन हटेगा क्योंकि यहाँ से ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सकता है। तो अगर ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा तो ये डबल बॉन्ड। फिर उसके अलावा यहाँ वाले पार्ट में हम लोगों का मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड बनेगा। ऐसा ऐसा तो ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता।
और जो समझ में आता है, जो लॉजिक आता है, इसलिए हम यहाँ पे स्क्रीन पे ये सारा चीज लिखते जा रहे हैं डिस्कशन में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा कुछ सीखने को नहीं बच गया तुम लोग का, थोड़ा थोड़ा पॉइंट आता जाएगा, मॉडिफिकेशन होगा, ज्यादा सीखने को नहीं है कुछ, लॉजिक अब ज्यादा सीखने को नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक है। उन बेसिक लॉजिक को कैसे बड़े बड़े क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना है, ये चीज सीखना है। सर इग्निट ऑप्शन तो ऑप्शन लगा हुआ है, अपना ऑप्शन खुद बनाओ ना भाई, तुम ऑप्शन कैसे देखने लगा हुआ रहता है। और किसी का कोई आंसर? जल्दी बताओ भाई, इतना नहीं टाइम खराब करो, और भी पढ़ाना है हमको। सवाल अच्छा है लेकिन इसका अंदर ये थोड़ी कि अच्छा, तुम लोगों को क्या लगता है हम बी और सी ऑप्शन में करेक्शन क्यों करवाए? कुछ सोच समझ के ही करवाए होंगे करेक्शन, आखिर हमको करेक्शन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? अगर ऑप्शन बी या सी में से एक होता तो ऑब्वियस सी बात, हम पहले देखते, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन दिख रहा है हमको सही है, तो यही होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसमें करेक्शन करवाए, बोले कि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। तो सब मंदबुद्धि बालक लोग सब, इससे भी दिमाग सर नहीं एक लगा आंसर सकता है कि बी आंसर बी ही होगा। करेक्शन ही हम करा रहे हैं ऑप्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है वही आंसर होगा। अब ये बताओ कि ये क्यों होगा, ये कैसे होगा, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। आज वैसे नीट का रिजल्ट निकला था, कल ही नीट का रिजल्ट निकला। नीट का रिजल्ट ठीक ठीक रहा हम लोग का। 620 मार्क्स हाईएस्ट है सलोनी का, 606 मार्क्स आर्यन का, 603 मार्क्स पावनी का, और केवल इन्हीं तीनों को कॉलेज मिलेगा। लास्ट ईयर 550 560 नंबर तक कॉलेज मिल जाया करता था, इस बार 600 नंबर से ऊपर में ही कॉलेज मिलेगा, वो भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का 603 पे 18,000 रैंक है, इसका 17,000 रैंक है, इसका 11,700 रैंक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 12,000 रैंक है। बाकी 596 आया है सृष्टि का, 563 पे दो लोग हैं, एक सुमंतोष है और दूसरा सुधांशु है। सुधांशु 12th में था, सुमंतोष पास आउट बैच में था। फिर उसके बाद 520 मार्क्स है अंकिता का, फिर 494 भास्कर का। ठीक ठीक रिजल्ट रहा है इस बार का हम लोग का, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है मेडिकल का। और आज काउंसलिंग का भी रिजल्ट निकल के आया। और तुम्हारे बैच में, इस बैच में जितने भी लड़की लोग हैं, तुम लोगों को फिर से सजेशन दे रही है, ये चीज हम लास्ट ईयर भी बोला करते थे स्टूडेंट लोगों को, लड़की लोग स्पेसिफिकली, ऑल्दो हम बायस नेचर के नहीं है लड़का लड़की को लेके, बट फिर भी हम बोलते हैं लड़की लोगों का 20% रिजर्वेशन हो गया है, आराम से आईआईटी मिल जाएगा। थोड़ा भी पढ़ लो, नालायकी मत करो, थोड़ा पढ़ लो, आईआईटी मिल जाएगा। इसका सुरभि एक स्टूडेंट थी जो लास्ट ईयर ड्रॉप की थी, ड्रॉप इन द सेंस कि हम लोग यहाँ पढ़ी थे 12th क्लास में, लेकिन फिर हम उसको सजेशन दिए थे कि ड्रॉप करो अपना और घर में ही बैठ के तैयारी करो। उसको इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा है आईआईटी दिल्ली में, मतलब बहुत अच्छा ब्रांच है आईआईटी दिल्ली में, इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल रहा। और श्वेता को आईआईटी कानपुर में मटेरियल साइंस मिल गया। उल्लास को आईआईटी मद्रास में मैकेनिकल मिल रहा है, वो आईआईटी बॉम्बे नहीं सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि उसको मास्टर्स वगैरह करना है, तो बोला कि सर हम मैकेनिकल लेना प्रेफर करेंगे, तो ठीक है, मद्रास में मिल गया। तो लड़की लोग पढ़ लो थोड़ा, 20% रिजर्वेशन है तुम्हारा, आराम से वैसे ही कॉलेज मिल जाएगा। पढ़ने वाली लड़की लोग रहती ही कितनी है, तुम अपने बैच में पलट करके देख लो नाम, गिन चुन करके 5 लोग होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी लोग सब दम तोड़ देते हैं ऐसे ही, तो इसीलिए पढ़ लो।
और लड़का लोगों का कुछ नहीं होना जाना है। चलो पहले भी नालायक था, जिंदगी भी बेकार है तुम लोगों का, डूब मरो कहीं जा करके तुम लोग। सर हाँ सर वो जो सेकंड प्रोसेस हम बताए थे ना, वहाँ पे पाई बॉन्ड अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा नेगेटिव चार्ज बनेगा, और वो प्लस और एक माइनस। सेकंड जो प्रोसेस बताया था, मतलब ये हाँ यहाँ पे है ना, तो ये पाई बॉन्ड ना, पाई बॉन्ड ऊपर से ठीक है, फिर वहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा। माइनस चार्ज मतलब बनेगा, हम प्लस चार्ज बनेगा? माइनस बनेगा, माइनस बनेगा कि प्लस बनेगा? माइनस बनेगा। माइनस बनेगा कि प्लस बनेगा? माइनस कैसे बन सकता है? यहाँ जीरो चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है, माइनस कैसे बन सकता है? बाकी यही एक स्टेप है जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस वजह से ही हम लोग का ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। माइनस चार्ज बन नहीं सकता, डबल बॉन्ड है। इस अल्कीन वाले पार्ट में हम लोग एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा रहे हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल अल्कीन के ऊपर ही H+ का एडिशन कराते हैं। बाकी सवाल में एक और भी पार्ट है जो लास्ट क्लास में हम बहुत अच्छे से थ्रस्ट डाल के बोले भी थे कि लोग नॉर्मली इस चीज को कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग उस स्टेप का ध्यान रखेंगे। और ये स्टेप के बाद हम लोग का, क्योंकि मीडियम में हीटिंग दे रखा है, तो आराम से अब इवन एलिमिनेशन का स्टेप होगा। तो जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हाइड्रोजन हटा के आराम से ये अल्कीन बनाया जा सकता है। क्योंकि ये अल्कीन वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग का प्रोडक्ट ऑप्शन बी में दे रखा है। इसलिए ऑप्शन सी नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर अभी कंपाउंड की बात करें, तो इस कंपाउंड वाले पार्ट में हम लोगों का 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड से है और 1 रिंग से है, मतलब 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। अगर हम लोग का एक एलिमिनेशन होता है तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऐड होता है। बट सी ऑप्शन में पहले से 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन था, अब एक रिंग भी बन गया और एक पाई बॉन्ड भी बन गया, मतलब टोटल 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर एक एलिमिनेशन होगा तो एक ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बन सकता है कभी भी, मतलब एक ही डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक्स्ट्रा आएगा। तो इसलिए डी ऑप्शन तो, सॉरी, सी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। दूसरा, इस सवाल में सारा पार्ट है। एक तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन वाला पार्ट, इवन एलिमिनेशन वाला पार्ट, दूसरा जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का बहुत बेसिक स्टेप है जो लास्ट क्लास में मेंशन किए थे कि पहले हम लोगों का H+ का एडिशन अल्कीन पे नहीं होता, पहले हम लोग H+ का एडिशन OH पे होता है। ये लास्ट क्लास में बोला था। अब ये भी बोला था कि ये हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग को लास्टली यहाँ के H+ के एडिशन के बाद अल्कीन पे ही रिएक्शन कराना होता है। बट क्योंकि इस सवाल में हीटिंग दे रखा है, तो हीटिंग की वजह से हम लोग का OH2+ बनते ही यहाँ से ये हटेगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। अगर इसमें हीटिंग नहीं दे रखा होता तो फिर हम लोग वापस एल्कीन पे रिएक्शन करा के आराम से सब वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्टेप कराते हैं। तो पहला स्टेप ये कि अल्कीन पे H+ का एडिशन होता ही नहीं है, इसको तो सोचना ही नहीं है। सबसे एलिमेंट्री पार्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दूसरा स्टेप ये, क्योंकि हीटिंग दे रखा है तो हीटिंग होने की वजह से OH2+ बनेगा, ये चीज हटेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप रीअरेंजमेंट वाला पार्ट यहाँ पे बता ही दिया। फिर इसके बाद इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में हम लोग का अल्कीन अभी भी एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है, बस हम लोग का जो इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट वो चेंज हो गया। पहले इलेक्ट्रोफाइल H+ हुआ करता था, बट ऐसा कोई रूल थोड़ा ना हम बोल रखे कि हम लोग ये इलेक्ट्रोफाइल होना है। इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है, अपनी मर्जी पे है। तो आराम से अल्कीन वाला पार्ट इस पे ऐड होकर के इलेक्ट्रोफाइल का हम लोग इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करा के ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कराए। इसमें दो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले पार्ट पे या नीचे वाले पार्ट पे। अगर ऊपर और नीचे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 3 डिग्री पे हम लोग का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि प्लस में रेजोनेंस कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम लोग का ऊपर वाले पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा, मतलब ये कार्बन हम लोग के इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से अटैच होगा। तो कितना मेंबर रिंग बनेगा कैसे मालूम करें? तो उस केस में जिस कार्बन को इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से अटैच किया, तो 1 2 3 4 5 6, तो सीधा 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करा सकते हैं हम लोग। तो ये दो कार्बन को मिला के टोटल 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये स्टेप्स का थोड़ा ध्यान रखना, ये सब स्टेप्स बहुत मैटर करता है। फिर जैसे यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कराया, पॉजिटिव चार्ज है, सवाल में हीटिंग दे रखा है, इसका मतलब हम लोग आराम से इवन एलिमिनेशन के हाइड्रोजन एलिमिनेशन को कैरी आउट करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देंगे।
थोड़ा ध्यान रखना इस सवाल का, चाहे तो स्टार मार्क कर सकते हैं। अगर किसी को किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो आराम से पूछ लो, बट बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल मतलब नॉर्मली अगर सब्जेक्टिवली दे दिया जाए तो सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज तुम लोगों को मतलब स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे रहे हैं बेसिकली, अगर सवाल में ना साइक्लिक कंपाउंड दिख जाए, जैसे यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर है एक रिंग के अलावा, बट सवाल के ऑप्शन में तुमको साइक्लिक कंपाउंड दिख जाए, तो दिमाग में चमका लेना कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है। अब कैसे है वो सोचने की जरूरत, मतलब वो सोचने का तुम्हारा काम है, बट अगर एक रिंग है और एक और एक्स्ट्रा रिंग बना, मतलब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तो है। अब कैसे है ये तुमको सोचना पड़ेगा, बट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन तुरंत एक साइक्लिक कंपाउंड के एक्स्ट्रा फॉर्मेशन की वजह से सोचना ही सोचना है। ये बिल्कुल एलिमेंट्री स्टेप होगा जो ध्यान रखने का है। अगर E18 में मतलब इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो इसके ऊपर वाले सवाल की बात करते हैं हम। इसके ऊपर वाले सवाल में 1 मोल H+ का एडिशन, तो अपने पास 2 डबल बॉन्ड है। अब अगर 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों डबल बॉन्ड वाले पार्ट में हम लोग रिएक्टिविटी के कंसिडरेशन के हिसाब से आराम से इस दूसरे वाले पाई बॉन्ड पे रिएक्शन कराना चाहेंगे। 2 रीजन। पहला रीजन ये कि अगर हम लोग ये लेफ्ट वाले पार्ट पे H+ का एडिशन कराते तो ये पॉजिटिव चार्ज बनता, और राइट वाले पार्ट पे H+ का एडिशन कराएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बनेगा। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो रेजोनेंस इफेक्ट तो दोनों में कहीं नहीं है, लेकिन ये पहले वाले साइड में पॉजिटिव चार्ज में केवल 4 हाइपर कंजुगेशन है, जबकि दूसरे वाले पार्ट में 3, 2, 5 और 1 6 हाइपर कंजुगेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग का जो 6 हाइपर कंजुगेशन वाला पार्ट है ये ज्यादा हम लोग को स्टेबिलिटी देगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कंसिडर किया जा सकता है। सबसे पहला स्टेप ये है। तो इस वजह से हम लोगों का जो सेकेंड डबल बॉन्ड है ये राइट साइड वाला, इसी पे रिएक्शन होना चाहिए। पहला रीजन ये। दूसरा, लास्ट क्लास में एक और चीज बताया था, जो पाई बॉन्ड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, कैसे डिसाइड करेंगे न्यूक्लियोफिलिक नेचर, तो जिस डबल बॉन्ड पे ज्यादा ग्रुप्स अटैच्ड हो या ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हो उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगा। तो 3 हाइपर कंजुगेशन, 3 6 हाइपर कंजुगेशन, 2 8 और 2 10 हाइपर कंजुगेशन। तो जिस कार्बन पे या जिस पाई बॉन्ड पे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन है उस पे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी रहेगा या ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन डोनेटिंग इफेक्ट है। तो इस पाई बॉन्ड पे एक कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन दे रहा, दूसरा कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन दे रहा, तीसरा कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन दे रहा, चौथा कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइयर होगा, मतलब ये ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल होगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों के रिएक्शन में डायरेक्टली ये बोल सकते थे कि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, ज्यादा कार्बन चेन अटैच बोल रहे हैं हम लोग, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन वाला पार्ट ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। इस वजह से भी हम लोग के राइट साइड वाले पार्ट में ज्यादा रिएक्शन होना चाहिए। पहला चीज। अगर मान लो रिएक्शन में हम लोग H+ का एडिशन कराए, तो H+ के एडिशन की वजह से मतलब रिएक्शन वाले पार्ट में जो हम लोग का रिएजेंट है, तो पहले तो इस पे H+ का एडिशन होगा, फिर H+ अल्कीन पे ट्रांसफर होगा ही होगा। तो H+ के एडिशन के वजह से अब सिमेट्रिकल अगर कंपाउंड है तो कहीं भी पॉजिटिव चार्ज बना कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आराम से हम लोग कंपाउंड बनाते हुए काम कर सकते हैं। तो एक तो H+ का एडिशन हो गया, ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज बन गया, सबसे पहला स्टेप। दूसरा, रीअरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके नीचे साइड में तो 3 डिग्री है और ऊपर साइड में 2 डिग्री कार्बन है, लेकिन हम लोगों के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज बनते ही यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट निकल के आ जाएगा। इसका मतलब रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर रीअरेंजमेंट होगा तो आराम से हाइड्राइड शिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, और हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन रहेगा। तो एक तो ये पार्ट बन गया, और दूसरा पार्ट, इसमें हम लोग जब रेजोनेंस कराएंगे तो ये भी पार्ट आराम से बन सकता है। रेजोनेंस की वजह से हम लोग का डबल बॉन्ड ऊपर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट नीचे जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे C2H5OH को कंसिडर करें तो C2H5 वाले पार्ट से क्या न्यूक्लियोफाइल मिलेगा अपने को, C2H5OH को डिसोसिएट करके C2H5O- बनाएंगे और H+, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है OC2H5। तो आराम से ऑक्सीजन वाला पार्ट इस कार्बन पे ऐड होके या इस कार्बन पे ऐड होकर के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में एक तो ये प्रोडक्ट बना सकता है, एक ये प्रोडक्ट बना सकता है यहाँ वाले पार्ट में OC2H5, और दूसरा एक ये प्रोडक्ट बना सकता है यहाँ वाले पार्ट में OC2H5। ये 2 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो मेजर प्रोडक्ट वाले पार्ट में हम लोग अल्कीन के स्टेबिलिटी को कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। ऑल्दो रेजोनेंस से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी अल्कीन जो बना यहाँ पे, उस अल्कीन वाले पार्ट में नीचे वाला जो अल्कीन में पहला अल्कीन है, इसमें टोटल 3 हाइपर कंजुगेशन होगा।
और ऊपर वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो ऊपर वाले केस में एक और एक दो हाइपर कंजुगेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फर्स्ट वाला पार्ट अपना मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा, दूसरा वाला पार्ट माइनर प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए। ये भी एक तरीके का सवाल हो सकता है जहाँ पे केवल हम लोगों के दो अल्कीन से मतलब नहीं रहा, हम लोग रीअरेंजमेंट में गए क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट था, फिर रेजोनेंस करा के भी दो प्रोडक्ट आराम से बना सकते हैं, तो हम लोग का मेजर और माइनर यहाँ से भी आराम से डिसाइड किया जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। और पढ़ने की हालत में है तुम लोग? कितने लोगों को लगता है कि और आधा घंटा खींच सकते हैं क्लास? जो हम पढ़ाने के मूड में है, कल तो मेरा छुट्टी है। सौम्या पढ़ने के मूड में, स्नेहा पढ़ने के मूड में। अच्छा लड़की लोग थोड़ा वो जोश में आ गई है कि हम तो आईआईटी क्लियर कर लेंगे, यशी भी पढ़ने के मूड में। बाकी लोग का हालत खराब हो गया है। चलो ठीक है, अच्छे क्लास एंड तो आज करेंगे, आज खैर खूब सारा होमवर्क देंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री का हम सवाल सॉल्व करके, चलो एक सवाल हम सॉल्व करके दिखा देते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री का। हम आज सोच रहे थे कि बाकी बचा हुआ पार्ट जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का वो डिस्कस कर लेंगे, चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोगों को वर्कशीट मिल जाएगा इस टॉपिक के ऊपर, उन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना। वर्कशीट के जितने क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को ढंग से ट्राई करना। एक क्वेश्चन हम स्टीरियो केमिस्ट्री का कर लेते हैं। कितना क्वेश्चन हो गया? 4 5 6। मान लो अगर ये सवाल दे रखा है, बेसिक्स तो हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, उसमें हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम थोड़ा सवाल को थोड़ा अलग तरीके से चेंज कर रहे हैं। HCH3 C2H5 और दूसरा हम लोग का जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करके चले C2H5, हाँ ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग किसके साथ करें, चलो H2O के साथ करा लेते हैं। H2 वाला पार्ट दे रखा हो या फिर डाइल्यूट H प्लस दे रखा हो, सब कुछ सेम चीज है। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H प्लस, H2O के साथ H प्लस, सारे केसेस में एग्जैक्टली सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाया करते हैं हम लोग। तो अगर ये रिएक्शन दे रखा तो इस केस में पूछा है रिलेशन बिटवीन द स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर में कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे ये नहीं पूछा है। ये सवाल बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे अब तक बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ये इस बार पूछा है कि जो स्टीरियो आइसोमर बनेंगे उसमें रिलेशन बताओ। तो जैसे एक छोटा सा पार्ट इसमें ये देखो, रिएक्शन तो अल्कीन पे होगा क्योंकि डाइल्यूट H प्लस दे रखा है, डाइल्यूट H प्लस का मतलब H2O के साथ हम लोग H प्लस दे रखे हैं, तो ये रिएजेंट ध्यान रखना। डाइल्यूट H प्लस कभी भी देगा मतलब डाइल्यूट का मतलब वाटर हो गया, तो कभी भी डाइल्यूट वर्ड दे रखा मतलब वाटर हम लोग यूज करके चल रहे हैं, और H प्लस वाला पार्ट तो H प्लस है ही। तो अगर हम लोग का रिएक्शन होगा तो पहले कार्बोकेटायन बनेगा, कहाँ बन सकता है? तो दो पॉसिबिलिटी है इन दोनों में, कि जो ज्यादा स्टेबल है वहां से मेजर प्रोडक्ट आएगा। इन जनरल अगर सवाल में रिलेशन बिटवीन द मेजर स्टीरियोआइसोमर कर लो, बिटवीन द मेजर स्टीरियोआइसोमर। मेजर स्टीरियोआइसोमर का मतलब ये हो जाएगा कि जो मेजर स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो स्टीरियोआइसोमर है उसमें क्या रिलेशन निकल के आ सकता है, हम लोग को इस चीज के ऊपर कमेंट करना है। तो अगर हम लोगों का कार्बोकेटायन कंसिडर करें तो ऑब्वियस सी बात है केवल एक ही कार्बोकेटायन के ऊपर रिएक्शन होगा मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में 1 2 3 4 5 6, यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ C2H5 ग्रुप है, यहाँ वाले पार्ट पे सॉलिड वाले पार्ट में C2H5 ग्रुप है, यहाँ डैश वाले पार्ट में हाइड्रोजन ग्रुप है, और यहाँ CH3 दे रखा। अगर हम लोग यहाँ प्रोडक्ट बनाते हैं तो H2O का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट OH माइनस होगा और साथ ही साथ H प्लस होगा। OH माइनस को ऐड करेंगे और H प्लस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर बन रहा है। अगर एक कायरल सेंटर बन रहा है तो एक चीज देखो ऐसे ध्यान से सवाल में, इस साइड में भी एक कायरल सेंटर है और यहाँ एक कायरल सेंटर बन रहा है। तो अगर सवाल ये पूछता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो क्या जवाब होना चाहिए था? अगर सवाल ये पूछता फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर या फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट में
फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसमर्स इन द मेजर प्रोडक्ट, तो क्या आंसर होता? सिंपल सा सवाल है। कोई बोल ही नहीं रहे भाई इतना सिंपल से सवाल में। 4 और पक्का? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसमर्स इन द मेजर प्रोडक्ट, तो इस केस में कितना आंसर होना चाहिए था? अगर वो भी सवाल होता तो अपना आंसर 4 नहीं हो सकता है, अपना आंसर 2 होता। ये क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिस कार्बन के ऊपर रिएक्शन नहीं होगा उस कार्बन के ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं होता है। इस कार्बन के ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं है, रिएक्शन तो केवल एक ही कार्बन के ऊपर है। तो जिस कार्बन के ऊपर रिएक्शन नहीं है, भले ही वो कायरल सेंटर है, बट उस पर रिएक्शन नहीं है, तो इससे कन्फिग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। मतलब अगर इसका रिएक्टेंट में कन्फिग्रेशन आ रहा है, हमको नहीं मालूम क्या है, मान लेते ही कन्फिग्रेशन आ रहा है, तो प्रोडक्ट में इसका कन्फिग्रेशन आर ही रहेगा। यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं है, और इनफैक्ट कायरल सेंटर का कन्फिग्रेशन दे रखा है, मतलब इसका कन्फिग्रेशन फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। कन्फिग्रेशन केवल यहाँ पे निकल के आएगा जहाँ कायरल सेंटर जनरेट हुआ। जब जनरेट हुआ कायरल सेंटर, तो यहाँ आर कन्फिग्रेशन हो सकता है या फिर यहाँ एस कन्फिग्रेशन हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी आर आर कन्फिग्रेशन आएगा और दूसरी पॉसिबिलिटी आर एस कन्फिग्रेशन आएगा। टोटल 2 ही स्टीरियोआइसमर्स निकल के आने वाले हैं। कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर, इसका मतलब 4 प्रोडक्ट नहीं है। एक कायरल सेंटर अपने काम का नहीं है क्योंकि उस पर रिएक्शन नहीं करा रहे हम लोग। रिएक्शन तो केवल एक जगह पे कराए और वहां कायरल सेंटर जनरेट कराए। तो हम लोगों का केवल 2 स्टीरियोआइसमर निकल के आएगा, और 2 स्टीरियोआइसमर में क्या रिलेशन होना चाहिए अगर ये हम लोग का कन्फिग्रेशन है, तो आर आर और आर एस क्या कन्फिग्रेशन निकल के आना चाहिए। तो इतना तो सोच पाएंगे, डायस्टीरियोमर वाला पार्ट कंसिडर किया जा सकता है। तो इस तरह के एक सवाल का ध्यान रखना जहाँ पे स्टीरियोआइसोमर में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर होगा, वो बनाना आता है तुम लोगों को, उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है बताने को। इस तरह का एक सवाल कि जो मेजर स्टीरियोआइसोमर है उसमें रिलेशन निकालो। तो अगर कायरल सेंटर में कन्फिग्रेशन फिक्स्ड है, क्योंकि ऊपर अगर सॉलिड डैश नहीं देता तो 4 स्टीरियोआइसोमर होता, अगर यहाँ नॉर्मल लाइन दे रखा होता तो फिर हम लोग 4 प्रोडक्ट बना सकते थे। लेकिन क्योंकि सॉलिड डैश कन्फिग्रेशन दे दिया, मतलब बिल्कुल उसमें कन्फिग्रेशन फिक्स कर दिया, तो इस कायरल सेंटर पे कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है। और अगर कोई वेरिएशन नहीं हो सकता है तो कन्फिग्रेशन आर होता तो आर ही रहेगा, और अगर एस होता तो एस ही रहता। दूसरे कायरल सेंटर पे जहाँ पे कायरल सेंटर जनरेट हुआ है उसमें आर हो सकता है या उसमें एस हो सकता है। तो एस आर कन्फिग्रेशन एक पॉसिबिलिटी और दूसरा एस एस कन्फिग्रेशन एक पॉसिबिलिटी, दोनों आपस में डायस्टीरियोमर आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना सवाल में, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। और इसको नोट कर लो सवाल को। इसको नोट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देंगे, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना, और एक वर्कशीट देंगे उनको भी ट्राई करना। वर्कशीट का क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, वर्कशीट में ये सब क्वेश्चन सबसे मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन होता है, बट हम नॉर्मली जब शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से तो इस तरह का सिंपल क्वेश्चंस कराते हैं। और क्योंकि तुम लोग SN1 SN2 वगैरह सब बता चुके हैं, तो एकदम बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस करने का ज्यादा कोई लॉजिक नहीं रहता है। और अगर कोई डाउट है आज के टॉपिक में किसी को, तो आराम से डाउट पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग क्वेश्चंस के होमवर्क वाले पार्ट पे आते हैं। एक तो लास्ट क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन होमवर्क दे ही दिया था जहां तक हमको ध्यान है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में ये डी पार्ट कर लेना, ए वाले पार्ट के अलावा डी पार्ट। उसके अलावा एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 24. एक्सरसाइज 3 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट वैसे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीज खुद से सोच के देखना। सवाल बहुत अच्छा है, क्वेश्चन ट्राई करके देखना। उसका कुछ पार्ट हम लोग डिस्कशन आज कर चुके हैं, बट फिर भी नेक्स्ट क्लास में खुद से सोच के देखना है इस चीज को। और इसका मतलब हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं बहुत पहले, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब जो हम लोग के रेट स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, काइनेटिक्स का मतलब जो फास्ट रिएक्शन से रिलेटेड है। सोच के देखना, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 8. उसके बाद पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 22 पार्ट 3 में इंटीजर टाइप 22। क्वेश्चन सॉरी कॉम्प्रिहेंशन 4 पूरा ट्राई कर सकते हैं आप। कॉम्प्रिहेंशन 4, मैच द कॉलम 9, मैच द कॉलम 10। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो आराम से पूछ सकता है। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते करते हैं।